तो कैसे हैं आप लोग। जोसर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा की दृष्टि से आप लोगों के लिए आज ये 15वां भाग है और यहाँ पर आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित दूसरा यहाँ पर लेक्चर मिल रहा है। कल हमने यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित एक लेक्चर डाला था जिसमें सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से उसको देखा है और यहाँ पर आशा करते हैं जो भी प्रश्न हमने कल वहाँ पर डाले थे वो आप लोगों ने सब पढ़ लिए होंगे। आज हम यहाँ पर सिर्फ 2 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय प्रमुख संस्थान जो पर्यावरण से संबंधित हैं और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो महत्वपूर्ण संगठन हैं उन पर ही हम चर्चा कर रहे होंगे। यहाँ पर आपके प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। यदि आप लोगों से यहाँ पर लोगों के बारे में हम बात करते हैं यूएनईपी के, तो इसमें कौन सी पत्तियों का यूज हुआ है ये आप मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करता हूँ, एक होता है WWF, तो इसके अंतर्गत कौन सा इसका प्रतीक होता है ये भी आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है। आगे चलते हैं। यदि मैं आज आपसे बात करूंगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो अभी हाल ही में 5 जून को हुआ है उसके बारे पर भी हम चर्चा करेंगे, कैसे करके ये अस्तित्व में आया। यूएनईपी के बारे में हम बात कर रहे होंगे। ये सारी की सारी आज ये पूरे जो हम लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग ये हमारा 15 मिनट का वीडियो होगा और इसमें हम पूरे प्रमुख संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को समझ रहे होंगे। आप लोगों से हम लोग एक विनती करते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, अपनी एक कॉपी अपने साथ रखनी है। जो जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको आप लोगों को कॉपी में राइट डाउन करना है जिससे आपको याद रहे। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने संस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? कलकत्ता के अंतर्गत है। कलकत्ता कहाँ पर आपका आएगा? ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों का हो गया भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता के अंतर्गत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल के अंतर्गत है। ठीक है, ये प्रबंधन संस्थान है। यदि प्रबंधन हम हटा देंगे तो आप लोगों का देहरादून के अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय वन संस्थान भोपाल के अंतर्गत है, इसको आप लोगों को गलत नहीं करना है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर कर्नाटक के अंतर्गत है। हिमालय पर्यावरण विकास जिसको गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहते हैं ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के अंतर्गत स्थित है। एफआरआई सब लोग जानते हैं। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पर होगा? देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत हो रहा होगा। भारतीय वनस्पति उद्यान ये कहाँ पर है? कलकत्ता के अंतर्गत आएगा। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान जो संस्थान है आप लोगों का ये देहरादून के अंतर्गत है। सलीम अली पक्षी विज्ञान ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये कोयम्बटूर कहाँ पर? तमिलनाडु के अंतर्गत हो रहा होगा। बात करते हैं प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, यदि हम आपसे बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है जिसको नीरी कहा जाता है? नागपुर के अंतर्गत है। यदि हम बात करेंगे केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली के अंतर्गत है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता के अंतर्गत है। भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ पर है जिसको हम एक्वेरियम की बात करेंगे तो मुंबई के अंतर्गत है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान के अंतर्गत है। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही हमने आप लोगों के सामने यहाँ पर ये वीडियो बनाई हैं। यदि आप लोगों ने हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो देखी हैं, अगर हम लोगों ने जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाए। यदि हम बात करते हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की तो ये देहरादून के अंतर्गत है जिसके अंतर्गत आप लोगों को शुष्क वन देखने को मिलते हैं। शुष्क वन अनुसंधान जो आप लोगों का संस्थान है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है जिसको एरिड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वन अनुसंधान केंद्र मैंने आपको बताया था देहरादून के अंतर्गत आएगा। काष्ठ विज्ञान याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? बेंगलोर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं वन्य अनुवांशिकीय एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान आप लोगों का जबलपुर के अंतर्गत आ रहा होगा। वर्षा वन की बात करते हैं तो वर्षा वन अनुसंधान केंद्र आप लोगों का जोरघाट असम के अंतर्गत आएगा। अब हम बात कर लेते हैं हिमालयन
वन अनुसंधान संस्थान जो शिमला है, शिमला एचपी यानी आप लोग सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। वन उत्पादकता संस्थान आपका रांची बिहार में है। सामाजिक वानिकीय तथा पारिकीय अगर हम बात करते हैं यहाँ पर परिबहाली केंद्र की, सामाजिक वानिकी एवं परिबहाली केंद्र आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हो जाएगा। वानिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास केंद्र ये कहाँ होगा, छिंदवाड़ा कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत होगा। देखो कुछ भी चीज़ें आप लोगों के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ से ये मानकर चलें, मैं आपसे इन चीज़ों को कह सकता हूँ कि जो संस्थान है यहाँ से आप लोगों का 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है और हो सकता है इनमें से आप लोगों के लिए देखने को मिल जाएं। लगभग हमने सभी संस्थानों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं वन अनुसंधान केंद्र जिसकी हम बात करते हैं। देखो एक है वन अनुसंधान संस्थान, आप लोगों को मैंने बताया एफआरआई की, वो देहरादून में है। ये केंद्र है एफआरसी, यहाँ से थोड़ा बच्चे गलत कर देते हैं, इसमें ये तेलंगाना हैदराबाद के अंतर्गत हो रहा होगा। सीपीआर याद रखना, सीपीआर है ये, सीपीआर पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र आप लोगों का चेन्नई तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वन शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर है, जिसको हम डीईएफ कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देहरादून के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर चीज़ें महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बन जाता है। राज्य वन सेवा कॉलेज निम्न में से किस स्थान पर नहीं है, तो देहरादून में है, कोयम्बटूर में है, बानीहाट असम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग देख लेना, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, राज्य वन सेवा कॉलेज, राज्य वन सेवा कॉलेज किस स्थान पर नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। देहरादून में है आप लोगों का, यहाँ पर कोयम्बटूर में है और असम के अंतर्गत आएगा। आज यदि आगे हम बात करते हैं पूर्वीय वन रेंजर कॉलेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। अगर मैं अभी बात करता हूँ उत्तराखंड में, आप लोगों का हल्द्वानी में रेंजर के नाम से यहाँ पर कॉलेज है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, जो अभी हाल ही में बंद है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी आप लोगों की कहाँ पर होगी, दून देहरादून आप लोग सब जानते होंगे, उत्तराखंड 1987 में बनी है। पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CEE कहते हैं इसे। अगर हम बात करेंगे अहमदाबाद गुजरात में है। उत्खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद झारखंड के अंतर्गत है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जिसको NMNH के नाम से जाना जाता है, ये आपका दिल्ली के अंतर्गत है। लगभग हमने यहाँ पर 7 मिनट में आप लोगों को लगभग 25 से ज़्यादा संस्थान आपके सामने रखे हैं और ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पर्यावरण पर आधारित जितने भी संस्थान भारत में हैं, हमने आपके सामने लेकर आए हैं। आपको हमारी वीडियो यहाँ तक कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करा करें। दूसरा, हमारे चैनल को शेयर करें अपने छोटे भाई बहनों को, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न हम लोग बना रहे हैं ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे जोशी सर क्लासेस टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, और ये आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। देखो प्रश्न बहुत बार बनता है, स्टॉकहोम सम्मेलन किसके द्वारा किया गया था, यूएनओ के द्वारा किया गया था। यदि हम बात करेंगे कब किया गया था, 5 जून 1972 में किया गया था। इसका कारण क्या था, सब लोग जानते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ देशों ने यहाँ पर अपना क्या कहते हैं सम्मेलन किया था, जिसमें स्टॉकहोम में ये हुआ था, तो इसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। इसी में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यहाँ पर गठन हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है किसके अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों का यूएनईपी का गठन हुआ था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था। यदि हम बात करते हैं इससे आगे, इसका मुख्यालय कहाँ है, भारतीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, तो ये आपका कहाँ पर होगा, नैरोबी केनिया के अंतर्गत है। 1972 के अंतर्गत ये बना है। यदि मैं बात करता हूँ इसमें कितने देश हैं, इसमें कितने देश हैं, 93, यानी अगर हम बात करेंगे 193 यहाँ पर देश हैं। यदि हम थोड़ा सा और इसमें डीप बात करते हैं तो इसके द्वारा 2 पुरस्कार यहाँ पर आए थे। पहला पुरस्कार
द चैंपियन ऑफ द अर्थ। यदि मैं आपसे बात करता हूं, अभी यहां पर 2021 में मोदी जी को ये दिया गया था। ये पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार की बात करेंगे, ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न आपसे डायरेक्ट यहाँ से ये बन सकता है, ये यूएनईपी का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर दिखाया था, इसमें कौन सी पत्तियाँ यूज की जाती हैं? याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। इसी दिन यहाँ पर बात करेंगे हम थोड़ा सा और, स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर जब हमने यूएनईपी बनाया, तो यूएनईपी को याद रखने के लिए या फिर उस 5 जून को यहाँ पर हम लोगों को याद रखने के लिए जो हमने स्टॉकहोम सम्मेलन किया था, उसकी याद में हमने 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाने लगा। इसी कारण से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट में बताना है विश्व पर्यावरण दिवस में हैशटैग करके कौन सा यहाँ पर जो आपके क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँगा संचार क्षेत्र में हैशटैग करके विश्व पर्यावरण दिवस में कौन सा टैग यहाँ पर जारी किया गया है, आपको कमेंट सेशन पे बताना है। यदि हम बात करते हैं WWF की, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व वन्य जीव कोष हो जाएगा। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। प्रतीक इसका क्या है? विशालकाय पांडा। मैंने आपसे बात की थी ऊपर, आपने अभी अगर कमेंट सेशन पे नहीं लिखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी विशालकाय पांडा आएगा तो WWF की आप लोग बात कर रहे होंगे। इसमें क्या किया जाता है? इसके द्वारा लिविंग प्लानेट रिपोर्ट जारी की जाती है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। IUCN मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत है, यही महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को देख लेना। आप लोग सब जानते हैं 1945 के बाद जब आप लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया था, उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पर स्थापना हुई थी। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर बाद में क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ बनेगा। कब बनेगा? 1948 में। मुख्यालय यहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पर WWF का था, ठीक है। ये क्या करता है? रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक है उसको जारी करता है। ये देख लेना, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्वेशन ऑफ नेचर करता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसके अंतर्गत क्या होगा? ये संकटग्रस्त जीव जो हैं, संकटग्रस्त जो पौधे हैं, उनकी एक ये सूची बनाता है और ये 9 प्रकार से, लगभग इसको 9 प्रकार से बांटा गया है। ये आप लोगों ने सब अच्छे से पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं, WMO की बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1951 के अंतर्गत इसका यहाँ पर क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यहाँ से प्रश्न ऐसा ही बनता है, WMO का यहाँ पर इस क्या कहते हैं, कहाँ पर है मुख्यालय और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है हमारे द्वारा कुछ त्रुटि हो जाए, उस चीज़ को आप लोग हमें कमेंट सेशन पे जरूर बताइएगा अगर कुछ त्रुटि होती है। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर भारत में एक संस्थान है जिसका नाम है नीरी, जो मैंने ऊपर बता दिया था, नागपुर के अंतर्गत है। अगर हम देखेंगे, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी एवं शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंतर्गत है। 1958 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन संरक्षण के लिए ये किया गया था। प्रश्न डायरेक्ट बन जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण के लिए। इसमें किस चीज़ पर विशेष जोर दिया गया? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए जोर दिया गया था। ओजोन कैसे बनती है आप लोगों को पता होना चाहिए। O2 में जब हम O और मिला देते हैं तो यहाँ पर O3 बन जाता है। O2 तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु O3 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। प्रश्न बहुत बार बन जाते हैं कि ओजोन कैसी गैस है? ये एक जहरीली गैस है। 1987 कनाडा में ये हुआ था। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। विकासशील, अगर इसमें हम बात करेंगे, इसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया था, तो CFC को कम करने पर दिया गया था। विकासशील देशों ने क्या कहा था? CFC
को हम लोग 2000 तक हम लोग इसको पूर्णतः समाप्त कर देंगे या पूर्णतः प्रतिबंध लगा देंगे। यदि मैं बात करता हूं विकासशील देशों की, जिसमें भारत भी शामिल है, तो वो 2010 तक करेगा। पूछा जा सकता है भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कब तक इसको रोकने के लिए किया था, तो 2010 इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। यह एक स्वतंत्र संस्था है जिसको एनजीओ के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मुख्यालय की, तो ये कहाँ पर है, एम्स्टर्डम की बात करेंगे, नीदरलैंड में है। 1961 में इसका मुख्यालय यहाँ पर क्या होगा, इसकी स्थापना होगी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी जरूर पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। आप लोगों ने इसे पहले से पढ़ रखा होगा और आपका अभी रिवाइज हो रहा होगा। एक बार मेरी वीडियो को और देखना जिससे आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योटो जो है, ये स्थान आपका जापान के अंतर्गत है। 1997 में इसकी स्थापना हुई। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल आया था। भारत ने 2002 में इसको क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। फरवरी 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। यहाँ पर यदि बात करें ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस इसमें शामिल थी, तो CO2 था, मीथेन था, NO2 याद रखना, N2O था, HFC था। अगर हम बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, SF6 और परफ्लोरोकार्बन। ये आप लोग देख लेना, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें कौन सी गैस नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम आपसे, तो इसके अंतर्गत ओजोन नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अगर हम आपसे बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, ये पहला कानूनी जो था आप लोगों का क्योटो प्रोटोकॉल था, कानूनी सम्मेलन। इस वाले सम्मेलन में अमेरिका ने अभी तक इसमें भाग नहीं लिया है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। 1992 रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ब्राजील में हुआ था। 1992 में हुआ था। 1992 में COD का भी सम्मेलन, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, जिसको हम जैव विविधता या डाइवर्सिटी पर बनाया गया था, बायोडाइवर्सिटी पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करते हैं तो 1997 में इसका 5वां संस्करण था, जिसको हमने रियो 5 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत 2002 के अंतर्गत, कब 2002-10 रियो 10 होगा, 2002 के अंतर्गत रियो 10 होगा। रियो 20 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2012 के अंतर्गत दोबारा से रियो डी जेनेरियो में हुआ था। देखो, ये आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनकर आते हैं। यहाँ से ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किन किन पर जोर दिया गया था, इस चीज़ को आपको देखना है। सबसे पहला आप लोगों को देखना है एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंतर्गत कितने 21 यहाँ पर जो पूरे टोटल हैं उनको अच्छे से देख लेना, वहाँ से एक एक से प्रश्न बन जाता है। UNFC का यहाँ पर गठन किया गया था। UNFC क्या है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका यहाँ पर गठन किया गया था। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। फिर आगे बात करते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल, ये रासायनिक एवं जैविक हथियार के लिए है। सिट्स की बात करेंगे तो जो आपका सिटीज़ है इसकी बात करेंगे तो ये आपके किस लिए होता है, ये आपके, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर कोई भी संकटग्रस्त कोई भी यहाँ पर क्या कहते हैं पशु है, तो उसके लिए इस चीज़ की यहाँ पर क्या किया गया था, वन्य संरक्षण एक ये समझौता था, वन्य जीव संरक्षण समझौता था। इसमें क्या था, जो कस्तूरी मृग थे उनसे कस्तूरी निकालने के लिए, हाथी से हाथी दांत के लिए, मोर से उसके मांस के लिए और एक सींग गैंडा के लिए, इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इस चीज़ का क्या हुआ था, भारत में भी इस चीज़ के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हैं। आशा करता हूँ वो आपने जरूर पढ़े होंगे। यहाँ पर ये आप लोगों को अच्छे से देखकर जाना है कि एक सिंह गैंडा के लिए काजीरंगा में जो हुआ था, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। कस्तूरी मृग के लिए आपका केदारनाथ में जो हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको पता होने चाहिए। कब हुआ था, 1970 या क्या हुआ था, 1970 के अंतर्गत हुआ था। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। गैंडा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कब हुआ था, सिटीज़ का 1975 के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कार्टेजोना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 2000 में हुआ है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये जैव विविधता पर आधारित था। नगोया प्रोटोकॉल ये 2010 में है। ये भी जैव विविधता को बचाने के लिए था। लगभग हमने COD के यहाँ पर 3-4 बताए हैं। और आप लोगों को अब क्या करना है, अभी तक तो जो मैंने वीडियो करवाई इसमें हम लोगों ने आपको सारे संस्थान
जितने थे, और जितने भी हम लोगों ने इसके संगठन थे लगभग मेन संगठन मैंने करवा दिए। परंतु आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, आपको सारे कॉप देखकर जाने हैं। कॉप 20 इस चीज़ को आप लोग देखना, कॉप 15 ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप लोगों को देखकर जाने हैं। दूसरा आप लोग क्या करना है, अभी जितने भी प्रोजेक्ट होंगे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट जितने भी होंगे वो सारे आपको देखने हैं, लगभग 12 हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इससे आगे आप लोगों को यहाँ जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगला आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण एक वीडियो और आने वाला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लगभग हम उसमें 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आपको सामने रखने वाले हैं। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।